नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि हमने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के जीके और जीएस का हुआ पेपर जो 13 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ था को पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो दिनांक 14 सितंबर 2021 को जीके और जीएस का पेपर हुआ है उसको हल करेंगे दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, पहला प्रश्न है, नायनार कौन थे? शैव संत थे, वैष्णव संत, 3 नंबर ऑप्शन सिख संत या ईसाई संत। तो नायनार दोस्तों एक दक्षिण भारत के अंतर्गत एक संतों का समूह था जो कि शैव संत कहलाते थे, अर्थात जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जो शिव की उपासना करते थे, उनको बोला जाता था दोस्तों नायनार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और प्रश्न नंबर 2 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या महमूद लोदी। दोस्तों, लोदी वंश का एक शासक हुआ था सिकंदर शाह, सिकंदर लोदी, और इसका अन्य नाम भी था दोस्तों जिसको बोला जाता है निजाम शाह। तो निजाम शाह या सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी, और सिकंदर लोदी या निजाम शाह के पिता का नाम बहलोल लोदी था और सिकंदर लोदी के पुत्र का नाम था इब्राहिम लोदी, जिसने खानवा का युद्ध भी किया और महाराणा सांगा के साथ भी संघर्ष किया। इब्राहिम लोदी ने आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर या दक्षिण, 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर या दक्षिण, 75 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर या दक्षिण। तो जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों वो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? भारत का दक्षिण का पठार, अरब का पठार, टर्की का पठार, तिब्बत का पठार। तो विश्व का सर्वोच्च पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? तिब्बत का पठार है। निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? स्प्रूस, लार्च, फर, महोगनी। तो दोस्तों स्प्रूस, लार्च, फर ये शंकुधारी अर्थात ये शंकुआकार के वृक्ष है, और महोगनी ये शंकुआकार का वृक्ष नहीं है। 1734 ईस्वी को में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, राजस्थान में मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जयपुर के स्वाई जय सिंह सेकंड ने 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन बुलाया। इसका उद्देश्य क्या था कि मराठा शक्ति के प्रभाव को राजस्थान से खत्म करना है, और इसकी अध्यक्षता है वो की थी मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बर्मिंघम प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए, विद्युत यंत्र के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। तो दोस्तों जो बर्मिंघम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए बर्मिंघम पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर एक पहाड़ी श्रृंखला है? थालघाट, थालघाट दोस्तों एक प्रकार का दर्रा है जो दक्षिण भारत के अंदर स्थित है, और थालघाट किसको जोड़ता है दोस्तों? मुंबई को नागपुर से। बोरघाट भी दर्रा है, ये बोरघाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से। पालघाट भी दर्रा है दोस्तों। पश्चिमी घाट एक दर्रा नहीं है, पहाड़ी श्रृंखला है जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में पाई जाती है, और पश्चिमी घाट जो पहाड़ी है वो भी 2 भागों में है, एक उत्तरी सह्याद्री और दूसरी दक्षिणी सह्याद्री दोस्तों। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो रबर का उत्पादन कौन नहीं करता है दोस्तों?
तेलंगाना रबर का उत्पादन नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं। किस प्रकार के लोहा अयस्क में चुंबकीय गुण होता है दोस्तों? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो चुंबकीय गुण किस में पाया जाता है? मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। 11वां प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और काफ़ी बार इसको पूछा गया एग्जाम के अंदर, और घुमा फिरा के इस प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी की सहायता से लगाया गया? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो। तो दोस्तों जो भिलाई है ये लगाया गया था रूस की सहायता से, और किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है दोस्तों। दुर्गापुर ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था, और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और जो राउरकेला है ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, और ये स्थित है ओडिशा के अंतर्गत। बोकारो है ये झारखंड में है, और रूस की सहायता से लगाया गया था। तो ब्रिटिश तकनीकी की सहायता से कौन लगाया गया था? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर है, ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। इनमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला है इनका जो निर्माण है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, और बोकारो इस्पात संयंत्र है इसका निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 12वां प्रश्न है मरमारा सागर के मध्य स्थित है। मरमारा सागर के बीच क्या स्थित है? आजोवा सागर एवं एजियन सागर, एजियन सागर एवं काला सागर, मायरोतन सागर एवं क्रीट सागर, आयनीनियन सागर एवं लोवाइनाइट सागर। तो मारमारा के सागर के बीच में स्थित है दोस्तों एजियन सागर एवं काला सागर, ऑप्शन नंबर 2। मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के अंतर्गत जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये क्षेत्र है, इन क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ स्थित है? हाड़ौती पठार, बोराट पठार, अरावली पहाड़ियाँ, छप्पन के मैदान। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में हाड़ौती का पठार है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हाड़ौती पठार के अंतर्गत। बोराट का पठार में नहीं है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित पठार को बोराट का पठार कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ नहीं, छप्पन का मैदान जो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में छप्पन माही नदी द्वारा बनाए गए 56 नदी नालों के समय से जो मैदान है उसको छप्पन का मैदान कहते हैं, वहाँ भी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ नहीं है। अगला प्रश्न है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। मित्रों सोम कम्बा अम्बला परियोजना है ये राजस्थान के 2 जिलों की सिंचाई परियोजना है, एक उदयपुर की भी है और एक डूंगरपुर की भी है, लेकिन यहाँ पर उदयपुर और डूंगरपुर दोनों ही ऑप्शन में आ गया है, तो इसका उत्तर सही माना गया है ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? फेल्सपार, डोलोमाइट, एस्बेस्टोस, वॉल्स्टोनाइट। तो दोस्तों जो एस्बेस्टोस है इसको घिया पत्थर भी कहते हैं, ये एक इस ऊष्मा का विद्युत का कुचालक पदार्थ है, इसका उपयोग सीमेंट, चादरें, टाइल्स, फिल्टर्स इनके निर्माण के लिए किया जाता है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया गया था? 1968, 1967, 1963, 1969। तो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य 1968 में शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? नाहरकटिया, नूनमती, बरौनी, सलाया कोयली, मथुरा, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, मुंबई, उल्केश्वर। तो इसका सही उत्तर है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। 18वां प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? 13 सितंबर के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था और 14 सितंबर के पेपर में भी पूछ लिया गया है, तो देखो एक दिन में रिपीट हो गया है।
तो भारत परिषद अधिनियम 1891, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और भविष्य के एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। भारत संविधान के प्रावधान है और विदेशी संविधानों से संग्रह किए गए, मतलब हमने किस प्रावधान को कौन से संविधान से लिया है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है दोस्तों, ये ली है ब्रिटिश संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से। समानता और स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है मित्रों। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विधि निर्माण की प्रक्रिया 1 में बी, 2 में सी, तो ये 1 में बी, 2 में सी, 1 में 2 में है और 3 में ए, 4 में डी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। मित्रों सोनाड़ी जो नस्ल है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है और सोनाड़ी का दूसरा नाम है चनौतर। चनौतर और सोनाड़ी नस्ल की भेड़ की एक मुख्य विशेषता ये है कि जब ये चरती है तो इसके जो कान है वो जमीन के टकराते हैं, कान बहुत लंबे होते हैं इसके। और ये जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पाली, नागौर, सिरोही, उदयपुर, क्या हो जाएगा उदयपुर। यह कथन किसका है। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन किसका है, प्रोफेसर केसी वेहियर, मॉरिस जोन्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी। तो यह कथन किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है ये। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता। धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, मूलवंश, जाति, उद्भव, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, उद्भव, निवास। तो राज्य धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा के उपाध्यक्ष, तो किसको देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देता है। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है अर्थात जिसके अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा राज्यों में दोनों है, ऐसी व्यवस्था किन किन में है। तो दोस्तों पहले तो थी ये जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में और यूपी में। अब जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है और आंध्र प्रदेश ने भी दोस्तों प्रस्ताव लाया था, आंध्र प्रदेश राज्य भी एक प्रस्ताव लाया था विधान द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को समाप्त करने का। तो वर्तमान में तो ये बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक इनमें ही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं संसद के निम्न सदन के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के उच्च सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित
और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कब जाता है, इसके लिए जो प्रत्येक सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, उच्चतम और निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 26वां प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपरांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों, इनमें से जो भी अधिकों द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिकों द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 50 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिकों द्वारा दी गई सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 50 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिकों द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिकों द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की कामचलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों, वो थे टीकाराम पालीवाल। 28वां प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। बाल अपराध, महिला घरेलू हिंसा को रोकना, यौन उत्पीड़न को रोकना, महिला बेगारी प्रथा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यौन उत्पीड़न को रोकना। 30वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। मित्रों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको केग भी कहा जाता है, आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और इसका जो कार्यकाल है वो होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 ये 6 वर्ष इसका राइट उत्तर होगा। 31वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों एकदम। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा। मतलब उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है तो वो किसे त्याग पत्र देगा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के उपसभापति को। तो क्या लगता है दोस्तों इसका उत्तर, इसका राइट उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। जी हाँ, जो भी हो जिसे त्याग पत्र देता है, मान लो राज्य में कोई राज्यपाल को त्याग पत्र देता है, राज्यपाल का पद रिक्त है तो वो संबोधित राज्यपाल को ही करेगा, उसको संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा। 32वां प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है। प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उनमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। तो प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी, ये कथन इसका असत्य है, फीस देय नहीं होगी दोस्तों।
देखिए दोस्तों 33वां प्रश्न क्या शानदार प्रश्न है और भविष्य में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। वह भारत का नागरिक है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो विकल्प देखिए 1 और 4, 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 3 4। तो दिखने में तो चारों लग रहे हैं लेकिन इसका उत्तर चारों नहीं है दोस्तों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ये 2 और 3। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2। देखिए मित्रों, यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि राज्यपाल के लिए पद की शर्तें हैं, शर्तों से संबंधित पूछ रहा है। शर्तें आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल पद की 2 शर्तें हैं कि वह संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो अब सवाल आता है कि तो 1 और 4 क्या है दोस्तों? वह भारत का नागरिक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो आर्टिकल 157 के अनुसार ये दोनों राज्यपाल की योग्यताएं हैं मित्रों, न कि शर्त। यहाँ पर शर्तों से संबंधित पूछा है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नरसिम्हन समिति संबंधित है उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना सुधार, बैंकिंग संरचना सुधार, नियोजन क्रियान्वयन सुधार। तो जो नरसिम्हन समिति है उसका संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना सुधार से। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? अधिक तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास, तीव्र अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि, न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि, सतत विकास। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तीव्र अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सामाजिक न्याय संतुलन है व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य, समाज एवं व्यक्ति के मध्य, मूल अधिकार एवं न्याय प्रणाली के मध्य, व्यक्ति एवं परिवार के मध्य। तो जो सामाजिक न्याय संतुलन है वो क्या है मित्रों? व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? 5%, 10%, 20%, 25%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 10%। सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है कहलाती है मेरिट आवश्यकताएं, सामूहिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, उपयोगिता उन्मुख आवश्यकताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मेरिट आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर, भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण, उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण, बालिका शिक्षा संवर्धन, वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करवाना। तो इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई का सूचक नहीं है? जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, पर्यावरण की स्थिति। तो मित्रों इसमें जो जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा ये सभी मानव विकास सूचकांक है और ये जो सूचक नहीं है पर्यावरण की स्थिति। 41 नंबर, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म किस तारीख की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका मई 2016, जून 2016, जुलाई 2016, अगस्त 2016। तो इसमें जून 2016 इसका राइट उत्तर है कि पहली तारीख या उसके बाद हुआ है वो वित्तीय सहायता के लिए पात्र है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई PMKSYMI के तहत किसानों की सभी ऋणों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? 40:60, 50:50, 60:40, 70:30। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? 60:40। मतलब 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? बहुत बहुत शानदार प्रश्न है। झुंझुनू, उदयपुर, कोटा, जयपुर। तो किस जिले ने सर्वाधिक सूचकांक प्राप्त किए? झुंझुनू ने। अगला प्रश्न है 44। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर किसकी है? जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर किसकी है मित्रों? जालौर की। और सर्वाधिक कोटा। 45 नंबर प्रश्न। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है। अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदायों हेतु नशे के आदियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु, राज्य सरकार के स्कूलों में विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु, कैदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु। तो नवजीवन योजना ये इंपॉर्टेंट है और आगे भी पूछी जा सकती है। इसका संबंध किससे है? अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदायों हेतु। अगला प्रश्न मित्रों 46। लेखांकन में समाहित होता है आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली एवं उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, लेन देन पर नजर रखना, वित्तीय जानकारी देना। तो इसका क्या होगा? केवल ए तथा बी, ए तथा सी, ए बी सी। तो 46 का क्या हो जाएगा मित्रों? ए बी और सी, ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कर, सरकारी व्यय, बैंक दर, सार्वजनिक ऋण। तो राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं होगा? कर, सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण ये होंगे, बैंक दर नहीं होगा। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? थकान के कारण। दोस्तों ये तो देखते ही काटना है अपने को इसको। वेग अधिक करने के कारण। अब पहाड़ पर चढ़ रहा है तो वेग ज़्यादा करेगा क्या? वो गिरने का डर नहीं रहेगा? तो ये भी गलत। स्थायित्व बढ़ाने के कारण, यहाँ ये ठीक है, आगे पढ़ते हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण, ये भी गलत है। ये धार्मिक मान्यता धर्म कह रहा है क्या? कि हिंदू धर्म ये कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ो तो आगे की ओर झुको? नहीं। या मुस्लिम धर्म ये कह रहा है? नहीं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या बढ़ाने के लिए, वो स्थायित्व बढ़ाना चाहता है ताकि गिरे न। 49 नंबर प्रश्न। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है: स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रुक्टोज, माल्टोज। मानव शरीर में मित्रों ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है: कैरोटीन हड्डी, दांत का इनेमल, अमीनो अम्ल। तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दांत का इनेमल। और दांत का इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है मानव शरीर का। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो थारपारकर पशु से हम अच्छी तरह भली भांति परिचित है। थारपारकर पाई कहाँ जाती है? ये जो पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले हैं जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर पाई जाती है। कौन सी नस्ल है? गाय की है ये। 52 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 53 नंबर प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल या जड़ नहीं है? आलू, गाजर, मूली, शलजम। तो इसका तो देखते ही पता चल रहा है, जो आलू है वो जड़ के रूप में नहीं होता है, बाकी गाजर, मूली, शलजम ये जड़ के रूप में होते हैं। 54।
निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो अपने को पता है कि डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। 8 बिट से बाइट बनता है, 1024 बाइट से एक किलोबाइट बनता है, और 1024 किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी यहाँ पर? बिट। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? मित्रों, अपने को दो ही विटामिन ध्यान रखने हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से? एक तो विटामिन बी और एक विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी है, ये पानी के अंदर घुलते हैं। बाकी सारे के सारे विटामिन किस में घुलते हैं? वसा के अंदर। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन देखो, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन डी, विटामिन ई। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, विटामिन बी1। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है? दोस्तों, जो अम्लीय वर्षा कैसी होती है, सबसे पहले इसको अपने को समझना है। अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जो उद्योग धंधों से निकलने वाला धुआं है कारखानों से, उस धुएं में सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब वह सल्फर और नाइट्रोजन के ऊपर वायुमंडल में जाकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और जो कि प्रबल अम्ल है। अब ये अम्ल वर्षा के साथ नीचे आते हैं, इसलिए यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है मित्रों? अविका नगर टोंक के अंतर्गत है। काफ़ी बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तबीची अजमेर में क्या है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीची अजमेर के अंतर्गत स्थित है। शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नोरियो तानिगुची, शिन्या यामानाका, योशिनोरो ओहुशिमी, हिरोशी किमुरा। तो किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नोरियो तानिगुची, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी बार इसको पूछा गया है। CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी कहाँ स्थित है? लखनऊ में, पिलानी, अजमेर, नई दिल्ली। तो जो सीरी है वो कहाँ स्थित है? पिलानी, झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। विद्युत प्रतिरोध को इकाई किस में होती है या मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, ओम। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है मित्रों ओम। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं और ओम का साइन इस प्रकार होता है। हम बाकी ऑप्शन पर भी चर्चा करते हैं। एम्पियर होती है विद्युत धारा का मात्रक, वोल्ट होती है विभवांतर की, और कूलाम होता है आवेश का मात्रक। 61 नंबर, निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? हेप्टेन, हिस्टामिन, हिपेरिन, गंधक का अम्ल। तो एलर्जी क्रिया के दौरान होता है मुक्त, उसको बोलते हैं हिस्टामिन। 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1969, 10 अगस्त 1966, 12 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 के अंतर्गत की गई थी। अब आगे रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, कथन और अवधारणा। इस प्रकार का प्रश्न आजकल हर एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो ये क्या है? 63वां प्रश्न, कि इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठा हो गए। मतलब कहीं बाढ़ आ गई तो वहाँ पर जो शिविर लगा था उसके अंतर्गत भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठा हो गए। अब अवधारणाएं क्या है? अवधारणाएं है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। हाँ, पर्याप्त सामग्री है तभी तो वो इकट्ठा हुए हैं। मतलब इसका जो संबंध है पहले अवधारणा का इससे संबंधित है, तो इसका मतलब ये सही है।
वे लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हैं उनको राहत शिविरों में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, ये भी सही है, क्योंकि राहत शिविरों में अस्थायी आश्रय दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको स्थायी घर वो उपलब्ध करवा देंगे। तो ये भी बिल्कुल इसका संबंध कथन से है, तो ये सही है। अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंच सके। दोस्तों, इस अवधारणा का इस कथन से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि कथन तो कह रहा है कि बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन पानी और आश्रय के लिए इकट्ठा हो गए, और ये उदाहरणा है कि अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंच सके। तो इसका मतलब ये 3 नहीं है, 1 और 2। तो 1 और 2 क्या है? खाली ऑप्शन नंबर 2 में है। 64 नंबर प्रश्न, पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। पत्तियों का रंग हरा वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण ही होता है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बाकी ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स थे फ्लोरीन और कैल्शियम, ऑक्सीजन 18 एवं बेरियम, आयोडीन 131 एवं क्लोरीन, आयोडीन 131 एवं सीजियम 137। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आयोडीन 131 एवं सीजियम 137। आयोडीन 131 ये घेंगा से संबंधित है दोस्तों, समस्थानिक आयोडीन का। 66 नंबर प्रश्न, दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए। तो 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36 और 18 के बाद में क्या आएगा? तो देखिए, ये श्रेणी किस प्रकार की है। इसमें जो सम स्थान पर और विषम स्थान पर है, जो सम स्थान पर आए हैं उनका सम स्थान वालों के साथ संबंध है, जो विषम है उनका विषम स्थान वालों पर आए उनका साथ संबंध है। तो देखिए दोस्तों, 12 के बाद 18, 18 के बाद 26, 26 के बाद 36, तो 36 के बाद क्या आएगा? तो 12 के बाद 18 मतलब प्लस का 6 हुआ है, यहाँ पर प्लस का 6 हुआ है, और 18 के बाद में 26 प्लस का 8 हुआ है यहाँ पर, और 26 के बाद में 36 प्लस का 10 हुआ है। तो आगे क्या होगा दोस्तों? प्लस का 12। तो 36 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 36 और 12 हो जाएगा 48। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। एक निश्चित कूट भाषा में 134 का अर्थ है अच्छी और स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीर देखें, 729 का अर्थ है तस्वीरें फीकी है। तो कौन सा अंक देखे के लिए प्रयोग में लाया गया है? तो देखिए दोस्तों, 1, 1, 3, 4 अच्छी और स्वादिष्ट, 4, 7, 8 अच्छी तस्वीर देखें। तो यहाँ देखो, इन दोनों में अच्छी अच्छी आ रहा है, और यहाँ पर 134 और 4, 7, 8 में क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है 4। तो अच्छी का कोड क्या हो जाएगा? अच्छी का हो जाएगा 4। 4, 7, 8 का अर्थ अच्छी तस्वीर देखें, और 7 दोनों में तस्वीर फीकी है। तो तस्वीर का हो जाएगा, तस्वीर अच्छी तस्वीरें देखें, अच्छी का हो गया 4, तस्वीरें फीकी है। तो तस्वीरें फीकी है, इसमें क्या हो जाएगा? तस्वीरों का कोड क्या हो जाएगा? तस्वीरों का हो जाएगा 7। तो 4, 7, 8 में 4 और 7 आ गया, तो रह गया क्या? 8। तो इसका उत्तर का क्या हो जाएगा? 67 का 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 68। तो 68 में क्या है? एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति है। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है, 4 पुरुष सदस्य है। 69, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें अपने को त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। 15, 30, 18, 16। तो 69 में इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं दोस्तों? 16 त्रिभुज है। गिनेंगे इसको तो ये 16 आएगा।
दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि ए तथा बी की बचत क्रम से 2400 तथा 2000 रुपये है तो ए की आय रुपयों में कितनी है। तो इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों, तो इसका उत्तर आ जाएगा 22,400। सेवेंटी 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है। इसमें से 1,80,000 पुरुष है व कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि 70% पुरुष शिक्षित है तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अपने को इस प्रश्न को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने मान लेते हैं 3 लाख की जगह 30,000 मान लेते हैं कि कुल जनसंख्या है वो 30,000 है और इनमें से 18,000 पुरुष है और 12,000 महिला है। तो ये बोल रहा है कि 50% शिक्षित है, तो मतलब 30,000 का 50% करेंगे तो 15,000 शिक्षित आ जाएगा। अब 15,000 शिक्षित है और बोल रहा है कि पुरुषों में 70% पुरुष शिक्षित है, तो 18,000 पुरुष माने हमने, तो 18,000 का 70% निकालेंगे तो आ जाएगा 12,600 पुरुष है वो शिक्षित है। अब 12,600 पुरुष शिक्षित है तो बाकी महिलाएं कितनी शिक्षित होगी, मतलब टोटल 15,000 शिक्षित है तो 2400 महिलाएं शिक्षित होगी। तो अशिक्षित महिलाएं कितनी होगी, तो 12,000 में से 2400 लेस करेंगे अपने तो 9400 है वो अशिक्षित महिलाएं हो जाएंगी। यहाँ पर 3 लाख है, हमने 30,000 माना था, तो इसका जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा 94,000। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 96 96,000 आएगा मित्रों, क्योंकि 12,000 में से अपने 2400 लेस करेंगे तो 9600। किसी धन पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए अपने को एक सूत्र ध्यान में रखना है और वो सूत्र क्या है कि ये सूत्र होता है कि 200 प्लस आर बट्टे 200 बराबर CI बट्टे SI। तो यहाँ पर 200 प्लस आर बट्टे 200 CI बट्टे SI, तो CI यहाँ पर दिया हुआ 129 और SI दिया हुआ 120। तो इसको हल करेंगे अपने पास, तो अपने पास में दर कितनी निकलेगी दोस्तों, दर आएगी अपने पास में 15%। 73 नंबर प्रश्न है अब कि तियानगोंग है चीन का नव प्रक्षेपित अंतराग्रही अभियान, चीन का अंतरिक्ष स्टेशन, मंगल पर उतरने का चीन का अभियान, चंद्रमा पर उतरने का चीन का अभियान। तो तियानगोंग क्या है दोस्तों, वो है चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, वो है तियानगोंग। अगला प्रश्न है कि 1-1/3 1-1-4 1-1/5 डैश 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 ये चलता जाएगा 1-1/n तक जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 या 2/3 आएगा, आगे वाले को हल करेंगे तो 3/4 आएगा, आगे वाले को हल करेंगे तो ये आएगा 4/5 आएगा। इस प्रकार चलते जाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा जो संख्या यहाँ पर कुछ है ये आगे हल करेंगे तो आ जाएगा ये अपने पास 1/n आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 5 से आगे 5 कटेगा, इस प्रकार ये कटता जाएगा, तो ऊपर 2 बचेगा और नीचे n बचेगा, तो 2/n इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो 2 है इसका सही उत्तर होगा। अब 75 नंबर प्रश्न कि भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा, नसीम जद्री, सुशील चंद्रा, ओम प्रकाश रावत। तो दोस्तों 23वें थे सुनील अरोड़ा, तो ये थे 23वें क्रम के जो पहले थे, और वर्तमान में कौन है सुशील चंद्रा, ये 24वें मुख्य
चुनाव आयुक्त हैं। आगे है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया था। किसने जारी किया था? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। तो 76 का क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया? नरेंद्र मोदी, सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान। तो जो कृषि विधेयक है वो कृषि मंत्री ने पेश किया था। तो वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो ये अपने को पता है, कस्तूरी रंगन समिति थी। ये श्रीधरन कुमार मंगलम करुणाकरण, ये नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन थे। तो इसका जो सूत्र क्या है वो है 5+3+3+4। भारतोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से है? तो मीराबाई चानू का संबंध किससे है? दोस्तों मीराबाई चानू का संबंध है वो है मणिपुर से। मार्च 2021 में बंद किया गया तालचंद थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। तालचंद थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में। तो तालचंद कहाँ है? उड़ीसा के अंतर्गत है। अल अक्सा मस्जिद स्थित है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? काबुल में, जेरूसलेम में, गाजा पट्टी में, इस्तांबुल में। तो जो अल अक्सा मस्जिद है वो है जेरूसलेम के अंदर। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर में। तो मारवाड़ का नाम आते ही तो अपने को पता है जोधपुर होगा इसका उत्तर। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3500 रुपये दिए जाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया कि जो कोरोना के कारण अनाथ हो गए बच्चे, उनके लिए 1 लाख रुपए का तो तत्काल सहायता रूप में दिए जाएंगे, इसका प्रावधान किया। और ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3500 रुपये नहीं दोस्तों, 2500 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो इसमें केवल ए ही सही है इसका। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई 1 मई 2021, 1 मई 2020, 31 दिसंबर 2020 को, 1 फरवरी 2021 को। देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भविष्य में आने वाले हर एग्जाम के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है क्या? तो इसके अंतर्गत क्या है, किसी परिवार में दुर्घटना हो जाने पर क्या है 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर राशि मिलती है। 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। प्लस इसमें कुछ सरकारी हॉस्पिटल भी शामिल है, सरकारी हॉस्पिटल तो सभी शामिल है, प्लस कुछ निजी अस्पताल भी शामिल है। और इसके अंतर्गत क्या है, कुछ ऐसे परिवार जिस योजना में पात्रता नहीं रखते हैं वो क्या है कि 850 रुपये की जो प्रीमियम राशि है उसका भुगतान करके इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। और वो एक वर्ष का उनका बीमा राशि कवर हो जाएगा। 1 वर्ष के अंतर्गत वो अपने परिवार का या कोई दुर्घटनाग्रस्त को इलाज करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है दोस्तों। और जो NFSA में शामिल है ऐसे परिवार वो स्वतः इस योजना में शामिल है। तो ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 मई 2021 के अंतर्गत। 85 कोविसेल्फ क्या है? डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा विकसित नई कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के पंजीयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया पोर्टल। DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 रोधी औषधि। कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण
किट। तो कोविसेल्फ क्या है मित्रों? कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट। 86 नंबर प्रश्न है, आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, जीपीएस आधारित व्यवस्था जो सड़क पर प्रत्येक वाहन को चिन्हित करेगा, किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधेयक जिम्मेदारी, एक अद्वितीय डिजिटल पहचान चिन्ह जो प्रत्येक डिजिटल यंत्र पर उसकी चोरी रोकने हेतु लगाया जाएगा, बेहतर संपदा कर संग्रहण हेतु भूमि एवं स्वामित्व की डिजिटल मैपिंग। तो 86 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी। आगे है 87वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और भविष्य में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों, भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या है 7, 8, 6 या 5। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसके अंतर्गत भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। इनमें से 7 पदक जीते थे और भारत का स्थान रहा था 48वां। इनमें से जो गोल्ड मेडल है वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। उसके बाद जो रजत पदक है वो मीराबाई चानू ने और रवि दहिया ने जीता था। और 4 जो कांस्य पदक है वो जीते थे पीवी सिंधु ने, पुरुषों की हॉकी टीम ने, लवलीना ने और बजरंग पूनिया ने। तो कुल मिलाकर 7 पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जीते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे वो भी आपको ध्यान रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे कुल, और भारत का स्थान रहा था 24वां। और उसमें एक अवनी लेखरा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। 88 नंबर प्रश्न, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली है वह है, मतलब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का क्या नाम है? साराभाई क्रेटर, कलाम क्रेटर, रमना क्रेटर, भाभा क्रेटर। आरपीएससी ने इस प्रश्न को 2 से 3 बार पूछ लिया है। तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का क्या नाम है? साराभाई क्रेटर। और चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? लैंडर था विक्रम। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य से क्या पद दिया गया? ये प्रश्न दोस्तों बिल्कुल ही नया है, किसी एग्जाम में इस प्रश्न को नहीं देखा गया है। तो ये प्रश्न अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में क्या पद दिया गया। देखो, अजीत सिंह को जो राज सिंहासन दुर्गादास ने राज सिंहासन दिलाने में दुर्गादास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन बाद में अजीत सिंह ने क्या किया? दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल दिया। इसीलिए अजीत सिंह को इतिहास में कान का कच्चा भी कहा जाता है। तो दुर्गादास वहाँ से मेवाड़ आ जाते हैं और मेवाड़ में इनको कौन सा पद देते हैं? हाकिम का पद देते हैं दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा। अब ये 90 प्रश्न, ये भी नया प्रश्न है, पहले कभी नहीं पूछा गया है, ये बुक्स में भी नहीं मिलेगा। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। तो अटपटी पगड़ी है वो दोस्तों मेवाड़ चित्रकला की शैली से संबंधित है। 91, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो जोती हुई कृषि भूमि है, अग्निकुंडों के अवशेष है, दुर्ग के अवशेष है, खोपड़ी में छेद है, ये सब के सब किससे संबंधित है? कालीबंगा से संबंधित है। मोहनजोदड़ो नहीं, बनवाली, हड़प्पा ये नहीं, जोती हुई कृषि भूमि कालीबंगा, हनुमानगढ़। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ? तो मानगढ़ नरसंहार 1911 में, 1912, 1913 या 1914। तो मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 1913 में। 93, वेदों की ओर चलो का नारा, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? तो बनी ठनी निहालचंद या नागरीदास। तो ये किससे संबंधित है? मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़ से। तो निहालचंद जी थे वो क्या है, नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और ये एक वल्लभ संप्रदाय
के भगत थे निहाल चंद। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? एरिक एरिक्सन ने। अब देखो ये अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले, अभी पहले जिक्र किया था हमने अग्निकुंडों के साक्ष्य। ये देखो कालीबंगा से 2 प्रश्न पूछ लिए, मोहनजोदड़ो, चनूदाड़ो, लोथल, कालीबंगा। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राजस्थान में लोकनायक जननायक राजस्थान में लोकनायक किनको जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। जयनारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है। अब एक और है कि राजस्थान में बाबूशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में बाबूशाह के नाम से भैरव सिंह शेखावत को जाना जाता है दोस्तों। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो 97 का क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। तो कजली तीज है, सातुड़ी तीज है, बूढ़ी तीज है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। देखो कजली मतलब काला, काले से कृष्ण पक्ष याद रख लेना। और श्रावण शुक्ल तृतीया को सावणी तीज मनाई जाती है, छोटी तीज मनाई जाती है। इन दोनों में कन्फ्यूज होने वाला प्रश्न है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। और एक प्रश्न और, रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? रणस्तंभपुर। ये भी ध्यान रखना है, अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को पूछा था, रणस्तंभपुर। नेक्स्ट 100वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है अपना। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया था? 16 जुलाई 1994, 6 जुलाई 1994 को, 16 जुलाई 1945 को, 6 जुलाई 1945 को। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया था? 6 जुलाई 1994 को। तो दोस्तों आज हमने जो एसआई भर्ती परीक्षा का 14 सितंबर 2021 को जो जीके एंड जीएस का पेपर हुआ था, उसके 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों की हमने चर्चा की है। और ये जो उत्तर मैंने वही बताए आपको जो विभाग ने माने हैं इन उत्तरों को। और दोस्तों ये प्रश्न आगे भी भविष्य के एग्ज़ाम के अंतर्गत रिपीट होने की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखना। और इसमें भी काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो पूर्व की परीक्षाओं से सीधे ही उठाए गए हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान अपने को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका विश्लेषण करना, उनको जानना अति ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।